अस्सलाम वालेकुम शाराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। अभी आइन के आर्टिकल 63A असम्बलियों को डिज़ोल्व करने, तहरीक अदम एतमाद और फिर उसके बाद जो सियासी सूरत हाल है वो उसमें गुज़िश्ता हुकूमत गई, नई हुकूमत आई। नई हुकूमत आने के एक ही महीने के बाद मुख्तलिफ जो चीज़ें आई उस पर यानी कि जुडिशल क्रिमिनल सिस्टम के हवाले से खदशाती अज खुद नोटिस जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने लिया और उसकी समाअत आज 1 बजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुई। बहुत अहम रिमार्क्स भी थे। कहीं एक जज साहब कह रहे थे कि इस दौरान में प्रोसिक्यूशन के हाई प्रोफाइल केसेस, अब तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला हमज़ा शहबाज शरीफ के केसेस जो कि सेंट्रल जज लाहौर के सामने हैं और दूसरे आसिफ जरदारी के जो नैब के अंदर केसेस हैं उनकी बात हुई और गो के बेंच की तरफ से और ना अटर्नी जनरल की तरफ से ये कहा गया। लेकिन एक जगह जो है जब रिकॉर्ड पढ़ा जा रहा था तो वहाँ पे जरदारी साहब के केसेस का हवाला आ गया कि उसका रिकॉर्ड भी जो है वो गायब हुआ है। वाक़तन ये एक बहुत बड़ा एक सवाल है कि अगर अदालती निज़ाम इस तरह से चलेंगे तो फिर अवाम का एतमाद उसके ऊपर क्या रहेगा। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए, इस खदशे को मद्देनज़र रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अज़ खुद नोटिस लिया और एक 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया, जहाँ ये है क्या क्रिमिनल जुडिशल सिस्टम के अंदर ये सारा कुछ शायद पहली मर्तबा हुआ है। क्या ये सुप्रीम कोर्ट का जो इक़दाम है ये आखिर क्या वजह होगी कि उन्होंने लिया होगा। और फिर जो बेंच की कंपोजिशन है इस हवाले से बहुत सारे चीज़ें हैं। हर एक चीज़ का, जैसे कि आपको पता है कि हर हर कहानी का एक पूरा बाब होता है और हर 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 शख्स की एक दास्तान होती है। तो इस हवाले से आप बात करेंगे। मेरे साथ हैं जनाब हसनात मलिक और नासिर इकबाल साहब। थोड़ा सा मैं इस बहस को जल्दी समेटने के लिए कि आज सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि जो हाई प्रोफाइल केसेस हैं, 2 ही केसेस हैं, इनके अंदर जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग है वो नहीं हो सकेगी। जजों को ट्रांसफ़र पोस्ट इधर उधर से हटाया नहीं जा सकेगा। प्रोसिक्यूशन की टीम को इधर उधर से नहीं हटाया जा सकेगा, क्योंकि बकौल मुनीब अख्तर साहब के लगता है ऐसा है कि 6 हफ्ते के अंदर ये टारगेटेड ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स हुई हैं। दूसरी तरफ जो है चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सोशल मीडिया के हवाले से और अदालती फ़ैसलों के हवाले से आने वाली तनकीद और तारीफ़ उस हवाले से कहा कि ना हम किसी की तनकीद से खौफज़दा हैं और ना हमें किसी की तारीफ़ की ज़रूरत है। तो अगर मैं ये छोटा सा शॉर्ट ऑर्डर है और उसमें DGFIA चेयरमैन नैब, DG जो रीजनल DGs हैं नैब के, प्रोसिक्यूटर जनरल नैब से चारों सूबों के प्रोसिक्यूटर जनरल्स, एडवोकेट जनरल्स और प्रोसिक्यूशन टीम के हेड्स जो हैं FIA के और नैब के, उन सबको नोटिस कर दिया गया है। और अब समाअत जो है वो जुमे के रोज़ होगी। नाज़िर साहब, ये मुख्तसर हुक्म तो मैंने सुना दिया। इसमें एक चीज़ भूल गए, केस विड्रॉ भी नहीं होगा। हाँ, दूसरा जो सबसे अहम बात है वो ये है कि प्रोसिक्यूशन किसी भी किस्म का हाई प्रोफाइल केस जो है वो विड्रॉ नहीं कर सकेगी और रिकॉर्ड जो है इन केसेस का वो जो अदालतों के अंदर ट्रायल कोर्ट में है उसको तो अदालत ने अलग रखा है, क्योंकि अगर वो भी सील कर दिया गया तो फिर वो जो है ट्रायल नहीं हो सकेगा। अटर्नी जनरल ने ये कहा था, जिसके बाद अदालत ने इसको मोटिफाइड किया इस ऑर्डर को और अब कहा कि इस्तगासा और प्रोसिक्यूशन के पास जो रिकॉर्ड है उसको सील करके तस्दीक वेरीफाई करके कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वो अदालत के अंदर उसकी रिपोर्ट देगी। नासिर साहब, ये अज़ खुद नोटिस आपको कितना अहम लगा और बेंच की कंपोजिशन के हवाले से आप क्या कहते हैं? क़य्यूम साहब, कल ही आपने प्रोग्राम में एक बात कही थी कि एक मखसूस बेंच ही क्यों सारे केसेस सुन रहे हैं, तो आपने देख लिया आज बेंच बदल गया। एक शिकायत तो आपकी दूर होगी, लेकिन ये बात है कि वो जो एक मिनट नासिर साहब, जुज़वी तौर पर कह सकते हैं क्योंकि 3 जज साहब तो वही हैं 2 और हैं। कंपोजिशन तो बदल गई ना। हाँ, तो चलो एक शिकायत तो आपकी दूर हो गई है, लेकिन ये है कि वो जो 2 जजेस थे उनका वो टोटली डिफरेंट उनका माइंड सेट ऑफ माइंड था। जो बाकी जजेस हैं इनका मतलब हर एक का इंडिपेंडेंट व्यू होता है। तो बहरहाल कह कि सू मोटो बहुत अहम है और ये दूसरा सू मोटो। आपको याद होगा कि चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा था कि हमने सू मोटो लेने के हवाले से एक गाइडलाइंस डेवलप कर रहे हैं, जिसके तहत सू मोटो अहम ही नहीं लिया जा सकेगा। तो सुनने में यह है कि जस्टिस तो वो पब्लिक हुई हैं, वो गाइडलाइंस क्या होंगी, वो पैरामीटर्स क्या होंगे, वो नहीं हुए। है जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की एक जजमेंट तो आई है,
अभी गाइडलाइंस वैसे डेवलप हो रही है, वो उन्होंने ये कहा था कि हम बना रहे हैं, मज़ीद इसमें डेवलपमेंट्स होंगी। चुपके और चुपके उसमें यही है कि सो मोटो लेने के लिए मुशावरत के बगैर या किसी जज की मतलब की रिक्वेस्ट पे कोई उनके नोटिस में कोई बड़ा आया हो। बहरहाल ये एक ऐसी बात है कि कुछ ये बातें चल रही थी और उसमें मीडिया क्लिप्स भी वो लगाई गई हैं, खबरें लगाई हैं मीडिया की कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग कुछ पता लगा कि वो जज साहब कौन थे जिन्होंने मुबैना तौर पर नोट लिखा? मतलब ये नाम लिया जा रहा है, जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब का नाम लिया जा रहा है। तो लेकिन क्योंकि अभी जो open secret है अभी ये तो। अभी जो बात आई है सामने, वो तो आई है कि सेंट्रल जज जो है उसका जो नोट है उसके सामने जो सिकंदर जुल्करनैन ने बयान अच्छा, दिया वैसे है। यूं साहब, ये जो हाँ। मटेरियल इकट्ठा किया गया सुप्रीम कोर्ट को, ये जो सेंट्रल जेल और ये सर सिकंदर साहब को का जो ये सेंट्रल जेल नहीं यार, सेंट्रल जेल तो भी 30 के बाद आएगी, लेकिन अब ये वो जज सेंट्रल जज सेंट्रल, हाँ, हाँ, जज ये जो FIA के केसेस जो होते हैं ना, वो prosecutor- अदालतें, जो वो वो- सेंट्रल जज कहलाता है। जी, जी, वो और जो- FIA के केसेस सुनता है वो। जी जी, और इसके अलावा जो वो प्रोसिक्यूटर थे जो कहते हैं कि मुझे DGIFI FIA IO के जरिए कहा कि आप इस केस को ना करें, ये मटेरियल मिला कैसे सुप्रीम कोर्ट को? वो तो देखिए ना, बात ये है कि मॉनिटरिंग जज होते हैं पंजाब की अदालतों का, कोई जज होता है, कोई उसका होता है, वो उनकी सारी रिपोर्ट्स आती हैं और हो मुझे तो सकता ये है कि बड़ा- जज साहब ने खुद लिख के अदालत को भेजा हो कि ये देखें जी ये हो रहा है। नहीं, ये बात वो है कि ये चीज़ें मुझे वो सो मोटो याद आ रहा है जिसमें जस्टिस काजी फैसा लार्जर बेंच में थे, और उन्होंने कहा कि PM डिस्क्रिशन फाइल, जो इमरान खान साहब का एक डान में खबर चली कि वो जो चकवाल के अंदर हो रहे थे, मैंने खान साहब। उन्होंने कोई चीज़ कही तो उस पर क्या कहा उस वक्त अटॉर्नी जनरल ने कि आप उन्होंने तो कहा कि complain- आप खुद कंप्लेनेंट और आपको क्या बेंच में बैठना चाहिए ये हो। अब ये है कि ये मटेरियल इकट्ठा करके इनक्विजिटोरियल प्रोसीडिंग होती है सो मोटो, लेकिन बहुत से सवालात उठ रहे हैं, बहुत से सवालात कि ये चीज़ें कैसे इकट्ठी हुई, टाइमिंग क्या है, क्यों, क्या वजह बनी, ऑब्जेक्टिव क्या है इस प्रोसीडिंग का, दबाव है क्या, मतलब अब जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो हुकूमत बनी है, अगर उनको करना है तो क्या मकसद क्या है कि भाई इलेक्शन कराओ, ये तो फिर मतलब यही होगा ना। तो ये मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ इमरान खान साहब के दौर में होता रहा, यही FIA और नैब में इंटरफेरेंस एक बड़ी खुल के होती थी, और शहजाद अकबर साहब मिलते थे और जो व्हाट्सएप पे जो जज ट्रांसफ़र हो जाते थे वहाँ खामोशी थी। तो वो क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम पे नहीं मसला था। जितना इमरान खान साहब और सदर आरिफ अलवी और उनकी PTI की आदत इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में अपना ही प्रोसिक्यूटर, अपना ही एडवोकेट जनरल, और वही जाके कहता है कि रियासत दिलचस्पी नहीं रखती है, उस पर बरी हो सकते हैं, तो उस पर जुडिशियल सिस्टम जो है उस पर आवाम का एतमाद खत्म नहीं होता। को रात 12 बजे मैं आपको बताऊं, यही सुप्रीम कोर्ट के पे जो ये चीज़ें सवालात उठेंगे ना कि डबल स्टैंडर्ड कि 3-4 साल में भी इंटरफेरेंस होती रही अपनी मर्जी की कि जी ये करना है वो करना है, किसी पे चरह डाल देनी, किसी को 12 बजे करना कि सजा देनी, ताकि में साथ साथ जो कुछ करते रहे। और फिर यही सुप्रीम कोर्ट के फाजिल मेरा जज ख्याल है कि- साहिबान और फैसले हैं, वो ये कहते हैं कि नैब का और एहतसाब का निज़ाम जो है लूप साइडेड है। वो लूप साइडेड होने के बावजूद, जजमेंट्स होने के बावजूद उस वक्त कुछ नहीं हुआ। खोसा साहब ने कहा था कि परसेप्शन है कि अकाउंटेबिलिटी लूप साइडेड है और इसको ख़त्म होना चाहिए, और ये लेकिन उस वक्त खामोशी रही, कोई बात नहीं हुई। मैं वही कह रहा हूँ, और जितनी इंटरफेरेंस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में माजी में सुप्रीम कोर्ट से होती रही, चाहे वो मॉनिटरिंग के नाम पे, चाहे जो भी, और मज़े की बात है ये जो मर्जी होता रहे, ऑब्जेक्टिव नहीं होता। NRO में ताकतवर तरीन चीफ जस्टिस मैंने जो देखा उनमें इफ्तिखार चोई साहब थे, उनके साथ मीडिया भी था। और अच्छा मजे की बात बताऊं, कुछ भी नहीं हुआ। आज जो इस सारी प्रोसीडिंग के हवाले से जिस जजमेंट का हवाला दिया गया ना, वो डॉक्टर मुबशर हसन केस यानी NRO केस ही है। तो क्या बना उसका? इमरान खान साहब कहते हैं NRO नहीं दूंगा, NRO नहीं दूंगा। NRO में क्या हुआ? मैं तो कह रहा हूँ कि नून लीग को मजलूम बना रहे हैं आप। ये मजलूमियत कार्ड होगा, देखिएगा आखिर में उनको फ़ायदा ही होगा। NRO में जितना कुछ इफ्तिखार चोई साहब ने किया, क्या हुआ जरदारी साहब का? कुछ भी नहीं हुआ। और वो लेटर भी बंदे फारिग, वो तो किसी के बाबर रहमान साहब की नासिर साहब, ये प्रोसिक्यूशन और ये इन्वेस्टिगेशन और ये सारा जो है ये एग्जेक्टिव साइड का लिम्ब है, ठीक है ना? तो आप समझते हैं कि ये क्या एक तरफ आर्टिकल 25 का आज बार बार हवाला देखा, वो आर्टिकल 25 आज 1 महीने के बाद ही इन्वोक होना था। पिछले 4 साल के अंदर जो होता रहा, उस वक्त जो है वो आर्टिकल 25 इन्वोक क्यों नहीं हुआ? कयूम साहब, आज अटॉर्नी जनरल जो अशतर अफसाब साहब ने कहा है ना कि मैं आपको जो रिकॉर्ड दूंगा उसमें ये भी होगा
कि जिस तरीके से लोगों को लगाया गया कि ये माजी की हुकूमत में। हाँ माजी की हुकूमत में कि प्रोसिक्यूट करें या इन्वेस्टिगेशंस करें और मटेरियल कलेक्ट करें या हरास करें या जो भी है वो भी मैं दूंगा। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा हाँ आप ज़रूर दें, हमें उससे भी मदद मिल जाएगी। लेकिन उन्होंने एक और बात भी की चीफ साहब ने कि अगर आप मदद नहीं करेंगे तो हम किसी और से मदद ले लेंगे। हाँ। उन्होंने कहा हम हाई कोर्ट से रिकॉर्ड मंगवा लेंगे। जजों तो के- आप मतलब उन्होंने क्वेश्चन भी कर दिया। मतलब फेडरल गवर्नमेंट को निकाल बाहर करो। कहने का मकसद ये है कि काम ये एग्जेक्टिव का है, किसको लगाना है किस तरीके से। पोस्टिंग और वो तो हो गया, इन्वेस्टिगेशन वो अलग है। मतलब ये कि प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन अंडर द लॉ वैसे है तो इंडिपेंडेंट ही ना। हाँ देखें जो ट्रायल कोर्ट में केस चल रहा है ना उसमें एग्जेक्टिव का रोल नहीं है, लेकिन जो नासिर साहब, इन्वेस्टिगेशन अचानक ये सो मोटो लेने से क्या वो ट्रायल कोर्ट के अंदर जो केसेस हैं वो प्रेजुडिस नहीं हो गए? वो अटॉर्नी जनरल साहब ने यही तो कहा था कि आपने अगर जो रिकॉर्ड मंगवा लिया तो ट्रायल कोर्ट का भी काम रुक जाएगा। तो इस पर कोर्ट ने कहा कि नहीं हम ट्रायल कोर्ट से नहीं मंगवा रहे, हम सिर्फ इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन साइड से ले रहे हैं और वो भी सील्ड लिफाफे में आएगा, वो हमें शायद ना मिली, मीडिया के लिए भी शायद ना हो वो जो रिकॉर्ड आएगा। बहरहाल ये एक इम्प्रेशन ये मिल रहा है कि जैसे एज इफ़ के जो गवर्नमेंट आई थी वो आई ही इसलिए थी कि अपना सारा रिकॉर्ड क्लियर करे, अपने आप को मतलब मैं ये समझूंगा अभी कोहाट के जलसे के अंदर इमरान खान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो है ना उन्होंने जलसे से खिताब किया और इमरान खान साहब की अगर स्पीच को देखा जाए ना सब वहीं पे उन्होंने आज खुद नोटिस केस का मुतालबा किया और इन्हीं केसेस के हवाले से किया। और फिर हम ये देखते हैं कि डॉक्टर रिजवान का भी वो जिक्र करते हैं, वो जो है DGFIA साबिक सनाउल्लाह अब्बासी का भी जिक्र करते हैं और ये कहते हैं कि ये ट्रांसफ़र और पोस्टिंग की जा रही थी। आज भी जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जब ये बात कर रहे थे और उन्होंने सनाउल्लाह अब्बासी की तारीफ़ की, उन्होंने डॉक्टर रिजवान के हवाले से कहा, तो ये इतनी रिजेम्बलेंस कैसे आ गई हुसैन साहब? नहीं, मैं वही हैरान होता हूँ कि आज ये इतनी महंगी जो आज जो सो मोटो प्रोसीडिंग हुई है और वो उसमें चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो दाएं तरफ जैसे इजाजुल एहसन और जैसे मज़ारी अकबर नकवी साहब से भी पूछ रहे थे कि कोई चीज़ रह गई है बताएं और भी लिखवाना है और बताएं, और इधर से मोहम्मद अली मदर साहब उनको बता रहे थे ECL के मामले में मोहम्मद अली मदर साहब जो है उनको कह रहे थे। अच्छा, मोहम्मद अली मजहर साहब, मुझे याद आ गया। अब हम जब बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन तक बात करें, मोहम्मद अली मजहर साहब जो हैं इनका ही फैसला था शायद वो जो परवेज़ मुशर्रफ का नाम ECL से निकालने के हवाले से, मेरा ख्याल है कि यही था ना, तो इसलिए उनकी बहुत ग्रिप है ECL के ऊपर। ECL पे हाँ, लेकिन अब वो फिर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब कह रहे थे कि आप जजमेंट को क्वेश्चन किया करें, नाम जज का नाम ना लिया करें। लेकिन मसला ये आ रहा है कि जजेस जो हैं जो बेंचेस में बनते हैं वो उनके पीछे एक पूरा सिस्टम। अब मैं आप कह रहे हैं कि पूरी, जैसे मैंने कहा कि एक कहानी होती है, पूरी एक स्टोरी है, पूरी स्टोरी होती है। अच्छा फर्ज करें, चलें ठीक है, नहीं ठहर जाए। अब मेरा सवाल पूछा नासिर साहब, एक मिनट ठहर जाए। हाँ, आपको याद है ये जिस तरह डॉक्टर रिजवान साहब का अभी नाम लिया है, आपको याद है इफ्तिखार चौधरी साहब के ज़माने में भी एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे नैब के, उनके बारे में भी इस तरह की बातें चली थी। ये नहीं करना चाहिए। उसकी वजह ये कि आपको नहीं मालूम होता हालात को, वो एंड में कुछ और बात निकलती है। डॉक्टर रिजवान साहब के बारे में पता लगे सनाउल्लाह अब्बासी साहब मनी लॉन्ड्रिंग के केस के अंदर पता नहीं क्या कर रहे थे कि जिसकी वजह से उठाया गया। अब जब फैक्ट्स आएंगे तो फिर पता लगेगा ना जी। नहीं, तो वो नहीं, जब तक वो इतने बार उनके दौर में साफी कितने उठाए गए, हाँ कितनों को, मतलब वाकई नासिर बड़ी अच्छी बात की आपने। ये सहाफ़ी उठाए गए, मिसिंग पर्सन केस है, मिसिंग पर्सन गायब हो जाते हैं, शहरी गायब हो जाते हैं, उस पर क्रिमिनल जुडिशल सिस्टम सोया रहता है। जितना क्रैकडाउन सहाफ़ियों के खिलाफ पिछले 3 साल में हुआ, और अभी मुझे ये है कि जो ये सेम पेज फिर हो रहा है और फिर अगली दफ़ा शामन थोड़ी आनी, तो मतलब है आखिर से, क्योंकि इमरान खान का जो नैरेटिव है उसको ख़तरा ये है कि ये 30 40 50 सहाफ़ी हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि कोर्ट रिपोर्टर हर वक्त आइन की बातें यही इन जजेस साहबान से हम सुन के। अच्छा नासिर साहब से मुझे सवाल करने दें। अब वो प्रोसीडिंग के ऊपर तो आ गए ना, चीफ जस्टिस ने कहा हम ना तो हमें किसी की तारीफ़ चाहिए और तनकीद से हम कोई खौफजदा नहीं होते हैं। ठीक है, और बिल्कुल ठीक बात है, अदालत है, अदालत बाहर के माहौल से बिल्कुल नहीं होगी और लोग तनकीद करें। सोशल मीडिया का भी उन्होंने हवाला दिया और कहा कि जो सियासी जमातें और कारकुन जो वहाँ पे कर रहे हैं वो सब कुछ हमें पता है क्या है उनकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस वगैरह। ठीक है नासिर साहब, मुझे जो हैरत हो रही है कि इमरान खान साहब का जो केस था हनीफ अब्बासी वाला, उसमें इमरान खान साहब को सादिक और अमीन करार दिया था। ये कह रहे हैं ना हर कहानी होती है, तो उस बेंच के अंदर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब फाजिल चीफ जस्टिस थे। अच्छा, नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई एज ए पार्टी हेड, वो कौन थे, कौन थे? वो जो पनामा केस था उसमें जस्टिस इजाजुल एहसन साहब भी थे, मॉनिटरिंग जज मॉनिटरिंग जज थे। जी। हाँ,
और अपना ये देखें, मैं कुछ और बात कहना, यही जस्टिस जनरल परवेज मुशर्रफ को जिस अदालत ने सजा दी थी वो जैसे मुजाहिर अली अकबर नकवी उस वक्त वहाँ पे थे, वो हाई कोर्ट का फैसला अब्दुल्ला था। शहबाज की बेल और का फिर- मैटर जो रिजेक्ट और- की थी, बेल हाँ। बेल वो मज़ाहिर साहब थे जब लाहौर हाई कोर्ट में बेल थी। आज चीमा का इशू था, आज चीमा साहब का ये यहाँ से जो बेल नहीं मिल रही थी वो उसके पीछे भी जो दास्तान। तो खैर अब देखें, ये भी है कि अब हम ये नहीं कह रहे कि वो इनोसेंट हैं ये, लेकिन इम्प्रेशन ये नहीं देना चाहिए कि पर्टिकुलर माइंड सेट जो है वो पर्टिकुलर माइंड सेट को टारगेट कर रहा हो। ये मैं ये होता हूँ कि अक्रॉस द बोर्ड यहाँ भी इम्प्रेशन मतलब है कि परसेप्शन ये जा रहा है, जब इमरान खान साहब थे उस वक्त क्रिमिनल जुडिशल सिस्टम जो है एक सर्टन पॉलिटिकल पार्टी के लीडरशिप को विक्टिमाइज करने के लिए इस्तेमाल हो रहा था, और उस वक्त हमारी अदालतें भी खामोश थी और हमारे सारा वो है देखिए, खामोश मैं था। ये- वो अदालतों में वही बात। जमानतें ले रहे थे, वो जा अगर रहे थे, जैसे उधर जा काली रहे भाई थे। साहब एक लेकिन नोट अगर भेजे। वो हुकूमत में आ जाते हैं तो तब भी वो जो इमरान खान साहब हैं बाहर बैठ के हुकूमत कर रहे हैं और हर काम जज्बाती ना हो, मैं आपको यही मैं कहने की जज्बाती नहीं, मैं तो कोशिश- फैक्ट्स इकट्ठे करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो है ना टिडबिट्स इकट्ठे करके कि भाई क्या ये तस्वीर क्या बन रही है। अच्छा, मैं आपको हम 3-4 दिनों से यही बात कह रहे हैं कि बज़ाहिर ऐसा लग रहा है प्राइमा फेसाई कि जो कुछ जलसे जुलूसों में कहा जा रहा है उसका असर सुप्रीम कोर्ट ले रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट को नहीं लेना चाहिए असर किसी किस्म की भी स्टेटमेंट का, ना इस साइड से ना उस साइड से। नंबर 1। नंबर 2, यही सनाउल्लाह साहब को एक दफ़ा जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने आप ही के केस में पूछा था कि ये बताएं कि आप ये जो लोगों को उठा रहे हैं या गिरफ्तार कर रहे हैं, ये पीका लॉ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स लोगों को मिलते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। तो इस पर सनाउल्लाह साहब ने अब्बासी साहब जो है हाँ, वो टिकटॉक बनाते हैं ना उसके ऊपर। वो उन्होंने कहा था कि नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो है वो बहरहाल सुप्रीम है, हाँ। इसमें कोई शक नहीं है। तो मतलब नासिर साहब पिछले दौरे हुकूमत के अंदर जब सहाफ़ी उठाए जा रहे थे, मिसिंग पर्सनस हो रहे थे, सबसे ज़्यादा दिन दहाड़े एक उठाए जा रहे थे, नहीं, उस वक्त नहीं, हमारा क्रिमिनल कयूम जुडिशल साहब- सिस्टम उसको कोई कयूम खतरा साहब- लाग नहीं कयूम था साहब और सब- उस वक्त कोई आर्टिकल सब- 25 एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। सबसे मैं ये नहीं important- कह रहा कि वो ठीक था नहीं, और नहीं, ये लेकिन ठीक नहीं आप है। तो चले साफी किस चीज़ के हैं, एक सुप्रीम कोर्ट का जज को प्रोसिक्यूट किया जा रहा था, हाँ, उसके खिलाफ काजी उसके फाइज साथ- ईसा को। मैं वही कह रहा हूँ एफबीआर में जितनी उसके खिलाफ ओ भाई, उस वक्त बशीर मेमन क्या कहता है? बशीर मेमन कहता है मुझे इमरान खान साहब ने बुला के कहा था काजी फाइज को गिरफ्तार करो, सो मोटो लेना चाहिए और था ये सुप्रीम इंटरव्यू के ऊपर रिकॉर्ड पे चीजें मौजूद सो हैं। मोटो लेना चाहिए मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट को कि उस वक्त एक सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ किस तरीके से एक कंस्पिरेसी बनाई गई। लेकिन उस कंस्पिरेसी में अब मैं कौन कौन होंगे, कहाँ कहाँ ताने बाने होंगे, ये नासिर साहब जब किताब लिखेंगे अपनी 8-10 सालों और बाद। वैसे नासिर साहब, बात आपकी हुकूमत ये आई है, इसने किया क्या? मेरी और हुकूमत इनको नहीं आई भाई, इनको मैं- चाहिए नहीं कि वो पहले जो क्यूरेटिव रिव्यू पड़ी है कैबिनेट जो है उसके फैसला करे, वो कहे जी ये जजेस के खिलाफ यार बता दी, वो वो अपने उसको लॉ- वापस लेने का कोई फैसला दे दें यार। अभी लॉ ऑफिसर कल ही एक बदला है, मतलब लॉ ऑफिसर तक तो वो चेंज कर नहीं सके हैं। और जो आर्टिकल 63A की जो हियरिंग हो रही थी उसमें गवर्नमेंट इनकी है और पॉइंट ऑफ एडवोकेट जनरल जो है वो आकर के तो मतलब आप छोड़े और ना। मतलब एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद, और वो यहाँ पे हुकूमत तब्दील हो चुकी है और वो कहता है मेरा वजीर आजम तो इमरान खान है। मेरा कहने का मतलब है इतनी वीक बज़ाहिर मुझे तो ये गवर्नमेंट वीक ही लग रही है। और हुकूमत तो वीक है ही है। और दूसरी बात ये है कि जो इन्होंने जिक्र किया, सोशल मीडिया में एक जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ क्या कैंपेन नहीं चली, उसकी फैमिली को कितना ज़्यादा मतलब शटर करके रख दिया। वो इस हद तक चले गए कि मंसूर अली शाह के खिलाफ बहुत ज्यादा अभी फिर वो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह वो वहाँ गए, उन्होंने एक मॉडल गाड़ी के अंदर बैठ के वो तस्वीर खींच ली आपस में। और आपको पता है सोशल मीडिया विंग ने उसको क्या बना दिया, जस्टिस मंसूर अली शाह को नून लीग लंदन का सदर बना के जो ना पेश कर रहे हैं यार। ये आप ये देखें, अब यही इम्प्रेशन ये मैं और उस पे कोई ये किसी को ये वो नहीं। मैं वही कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को जो नजरियाती बुनियादों पे जो डिवाइड है ना, इसको ख़त्म करना होगा। ये नहीं होगा कि पर्टिकुलर माइंड सेट जो अब कल मुतल्ला जान साहब ने हम ख्याल बेंच, ये सुप्रीम कोर्ट के लिए नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में चले 17 मुबारक जजेस- हो। आपको एक खबर दे दूं, ब्रेकिंग न्यूज़ के अपना इतनी अहम हियरिंग के बाद चीफ जस्टिस जो हैं जस्टिस सज्जाद अली शाह के बच्चे की शादी के लिए वलीमा रसूमात के लिए चले गए हैं कराची। अच्छी बात है, नजरी बात कोई है। बेंच तो नहीं है? मेरा ख्याल है कल बेंच है है? बेंच है तो है। मतलब वो उसको आप अभी क्या जो कहते मैंने हैं? सुप्रीम कोर्ट के एक ऑफिशियल से यार पूछा- वैसे ये मुख्तलिफ किस्म के बेंचेस होते हैं, कोई वलीमा बेंच है, कोई नहीं वो अच्छा। हम ख्याल बेंच, बागी बेंच तो अभी भूल जाएंगे कब होगा। एक बाकी बेंच भी हो सकता है। लेकिन वो नहीं हो सकता, वो अभी तक तो साल डेट मुझे नहीं समझ आ रही। तो देखें ये अच्छा, ये क्यों मैं ये कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जब मैं वही कह रहा हूँ, ओनरशिप तब आएगी जब सारे
माइंडसेट पूरे यानी आप देखें ना, अब आज जो बेंच बना इसमें आपने 3 पंजाब के जजेस थे, 2 चार। नहीं, पंजाब के 3 थे ना, वो हैं मुनीब अख्तर साहब जो हैं वो ताल्लुक तो नाम ना पंजाब लिया से ही करें, है ना। फिर वो कहते हैं जजेस का नाम ना लिया करें, नाम ऑलरेडी आप नाम ना लिया करें। अच्छा, वो ये है कि अब देखें ना, ये प्रॉब्लम यही आ रही है कि मैं यही कह रहा हूँ कि ज़िम्मेदारी के साथ इंडिया वाली सूरत हाल यहाँ मैं नहीं कि यहाँ ये सूरत हाल हो जो चीज़ें ऑफ द रिकॉर्ड हों, फिर वो ऑन द रिकॉर्ड आ जाए कि यार अभी तो बाहर वाले ये बात कर रहे हैं कि आप बेंचेस में ट्रांसपेरेंसी लाएं, फेयरनेस लाएं, कोई क्राइटेरिया बनाएं। आप ये तो नहीं हो सकता कि जो साकिब निसार करते रहेंगे अपने मनपसंद 2-3 जजेस बिठा के, और 3 जजेस जो 2/3 मेजॉरिटी से आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं कर सकते, और 3 हम ख्याल जज जो हैं वो चीज़ कर दें, ये रीराइट कर दें। नासिर साहब, एक मेरा सवाल, मेरा नहीं पहले नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देते हैं। नहीं सुने नहीं, मेरी बात सुने। तकरीर नहीं, मेरा सवाल है। जवाब मैं नहीं देना। सीनियर जजेस जो हैं, आप ये देखें कि चीफ जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस के बाद जितने सीनियर जजेस हैं, जस्टिस तारिक मसूद तक, फौजदारी के वो सबसे छोड़ के, मैं- और उसके बाद जो है बाकी के जजेस जो हैं उनको शामिल किया गया। Criminal justice आपको system कैसा उनको लगता उससे ज़्यादा है, कौन ऐसा जानता क्यों है? देखिए, मैं आपको यही कहना चाह रहा था कि जो जस्टिस फॉर्मर चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने कहा था ना, एक फार्मूला दिया था कि सीनियर मोस्ट जजेस का बेंच होना चाहिए 5 मेंबर बेंच। उसके अलावा वो जितने भी सो मोटो केसेस हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हैं वो ही डिसाइड करें। उससे फ़ायदा होता है कि देखें, जिस तरह आप बात कर रहे हैं, किसी किस्म की एक्सपर्जन नहीं आती। 5 सीनियर मोस्ट जजेस हैं, हर बंदा उसको अपने एंगल से देख रहा है, और फिर जो जजेस होते हैं सीनियर जजेस, उनकी एक स्ट्रेंथ होती है, सीनियरिटी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ तो होती क्यों है। नहीं लिया जा रहा नासिर साहब? तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि सीनियर होने चाहिए। क्यों नहीं लिया जा रहा? होने मैं कह चाहिए रहा तो हूँ, मैं भी कह रहा हूँ होने चाहिए हैं। होने क्यों चाहिए नहीं ना। लिए जा रहे? होने चाहिए बस। अब मैं क्या कहूँ होने चाहिए सीनियर मोस्ट जजेस। जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन केसेस हैं या सोमोटो केसेस हैं या अहम मामलात हैं, पब्लिक इंपॉर्टेंस के केसेस हैं, वो सीनियर मोस्ट नहीं, जजेस आपका ही क्या सुनने ख्याल है चाहिए। कि जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस काजी फाइसा, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याही अफरीदी भी इस बेंच में हो, तो क्या आपका लेकिन ख्याल है? जस्टिस याहिया अफरीदी ने तो वैसे कहा हुआ कि मैं किसी सुओ मोटो नहीं। केस में नहीं बैठूंगा। हाँ, वो उनका ये भी है कि पहले इसको क्राइटेरिया बनाए। नहीं, डिसेंट, मैं ये कहता हूँ कि डिसेंट आने दें, मेजॉरिटी होगी ना, ये डिसेंट आने दें। ये डिसेंट के डर से या डिसेंट का कहीं ऐसा ना हो, और उससे बेंच की कंपोजिशन, ये मेरा ख्याल है कि ये ठीक। नासिर साहब, अटॉर्नी जनरल को कितना सुना है, वो सुना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको जितना भी बोलने दिया, उन्होंने कहा कि जनाब ये अगर जजेस की असामियाँ खाली हैं तो ये आज से नहीं है, ये कई सालों से हैं। और उन्होंने ये भी और कहा कि वेंसडे तक शायद, वो भी मुझे एग्जैक्टली समझ नहीं आई थी, वो ये शायद वेंसडे तक पुर हो जाएंगी कुछ वैकेंसीज़। उन्होंने कहा था, या फिर वेंसडे तक हम इसके बारे में कोई कर लेंगे, कोई मशावरत हो जाएगी। और दूसरा उन्होंने कहा कि ये अगर ये तासुर है तो फेडरल गवर्नमेंट सच तक पहुंचने के लिए हर इकदाम जो है वो करेगी। हाँ, बात उनका एम्फेसिस वही था कि ये तो हमने नहीं किया ना, ये तो पिछली हुकूमतों ने किया है ना। और जिस तरीके से उन्होंने बात ही कितनी की है, थोड़ी सी तो बात ही की है ना। तो वो यही कह रहे थे कि ये जो अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं और ये प्रोसिक्यूशन हो रही थी, या जिसको लगाना है जिसको नहीं लगाना फला बंदे को, ये तो पिछली हुकूमत कर रही थी ना। अच्छा, ये हसरात आज साहब, इतना आपको पता है कि एक्टर जस्टिस साहब बड़े- मंसूर अली शाह साहब की जो है एक जुडिशल ओवररीच के ऊपर जजमेंट है। हाँ, हाँ, वो तो थोड़ी सी मुझे बता दें। ये वैसे इस तरह की जुडिशल ओवररीच के हवाले से कितनी की जजमेंट है हमारे पास? मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये अब नज़रियाती जो है ना, बिल्कुल सामने है चीज़ें। आप आम केसेस, वो अब ये आ रहा है कि जी वो देखें चीफ जस्टिस साहब के साथ मंसूर अली शाह साहब और जैसे आयशा मलिक जो है वो केसेस, ये केसेस जो असल जो टीवी वाले केसेस है ना, मैं ये कहूँ आज सादा लफ्ज़ों में, टीवी पे जो आप चलाते हैं, जो मतलब हाई प्रोफाइल केसेस, जो आज कह रहे थे ना हाई अच्छा, प्रोफाइल। आप तवक्को कर रहे हैं कि जो काजी फाइसा की थी कि 184 थी के तहत जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं उनकी कार्रवाई लाइव दिखाई जाए? इस क्रिमिनल जुडिशल सिस्टम के हवाले से जो है शायद सुप्रीम कोर्ट लाइव कार्रवाई का या लाइव स्ट्रीमिंग का कोई इकदाम कर सकती है? आपके ख्याल में करेगी नहीं, कि नहीं वो करेगी? इन्होंने तो मेरा ख्याल है ये वो उनकी रिजेक्ट की थी ना, ये जो तीनों नहीं, जजेस वो तो फुल कोर्ट को भिजवाई थी ना। हाँ, लेकिन इनका फुल कोर्ट की मीटिंग 2.5 साल से नहीं हो रही है। अब क्या कहे, वो मसला ये है कि वहाँ कलेक्टिव डिसीजन है, पार्लियामानी पार्टी को स्ट्रेंथन करो, मुस्तफ़ा इम्पैक्स आ गया, कैबिनेट को मजबूत करो, यहाँ धड़ा मजबूत करो। मसला ये आ रहा है कि यही मसला ये आ रहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट पे ओपनली मैं आपको बता रहा हूँ कि अब सवालात उठेंगे और इसका जवाब अभी तक नहीं आ रहा कि क्यों नहीं आ रहा, कि बेंचेस की कंपोजिशन में क्राइटेरिया क्यों नहीं बन रहा।
नासिर साहब, ये क्या बात है कि हम जब देखते हैं कि एक सर्टेन पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स के ख़िलाफ़ जब केस आता है तो उसके मॉनिटरिंग जज भी बैठता है, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग भी करती है, एहतसाब अदालत की भी मॉनिटरिंग करती है, उसके ख़िलाफ़ रेफरेंस बनाने की भी बात करती है। जैसे ही सफ़ा तब्दील होता है, फिर उसके बाद अगर दोबारा हुकूमत आती है तो फिर आज की जो है वो बिल्कुल होंगे, केसेस होंगे, सच्चे झूठे क्या, जब तक उनका फैसला नहीं होता हम तो कुछ नहीं कह सकते ना। लेकिन जब तक कोई आदमी हाँ कन्विक्ट, जब तक कोई कन्विक्ट ना हो जाए तो वो ही प्रिज्यूम टू बी इनोसेंट ना। हाँ। तो फिर अब ये फिर तासुर आ रहा है कि अब फिर सुप्रीम कोर्ट फिर जो है ना वो हाई प्रोफाइल केसेस के नाम पर, क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम के नाम पर एक तरह से मॉनिटरिंग ही शुरू कर दी है ना। क़य्यूम साहब, बात असल इसका एक ही लाइन का जवाब है। और पहली बात तो ये है कि आप किसी की ज़ुबान नहीं रोक सकते। जब आप केसेस करेंगे तो वो ओपन डोमेन में, पब्लिक डोमेन में लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे। एक साहब ने आज सीनियर वकील थे, नाम नहीं लूँगा, उन्होंने कमेंट कर दिया और वो काफ़ी है। उन्होंने कहा ये पैनामा 3 है। और तीसरा ये है क़य्यूम साहब, फंडामेंटल राइट ये जहाँ मर्जी स्ट्रेच कर जाए। यहाँ बिलोच स्टूडेंट जो हैं कितना प्रोटेस्ट कर रहे हैं वही कह रहा हूं ना कि और missing persons के ऊपर। आप यानी नून लीग की हुकूमत ने चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट में, वो ऑर्डर कमीशन बनाया जो जैसे अतर मिनल्ला साहब ने। अब टेस्ट केस है, जो असल जो है ना वो प्रॉब्लम वो है ये इस किस्म पाकिस्तान भी मजबूत होगा जब बिलोचों की सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट से, और जब एक पंजाबी चीफ जस्टिस बिलोचों को हवाले से उनकी दादरसी करेगा। मैं कहता हूँ पाकिस्तान उसमें मजबूत होगा और उससे बड़ा फंडामेंटल राइट कोई नहीं है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नासिर साहब आपका भी और हसना साहब आपका भी। ज़ाहिर है कि जी माजी जो है वो ज़ाहिर है इंसान का पीछा नहीं छोड़ता है, और माजी जो एक बेंच है, ये फाजिल बेंच है, इस बेंच में शामिल जज साहिबान के जो है वो माजी के अंदर बड़े अहम केसेस हैं। और फिर दूसरी बात यही है कि ये बहुत अच्छी बात है, क्रिमिनल जुडिशल सिस्टम को के ऊपर अवाम का एतमाद होना चाहिए, हमारी भी यही ख्वाहिश है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये इक़दाम भी आर्टिकल 25 को मद्देनज़र रखते हुए ही किया गया है कि क्रिमिनल जुडिशल सिस्टम के ऊपर ऐसा ना हो। लेकिन हमें ये भी पता है कि अदालतों के अंदर से भी रिकॉर्ड गायब हुए हैं और नैब की कस्टडी के अंदर से भी रिकॉर्ड जो हैं वो इधर उधर गए हैं। तो नैब किसके ज़ेर कंट्रोल थी और नैब किसके ज़ेर कंट्रोल रही है अब तक, और हाई कोर्टों से जब आसिफ ज़रदारी साहब के रिकॉर्ड गायब हुए थे तो वो, और एहतसाब अदालतों से उसका ज़िम्मेदार कौन है, शायद वो बातें भी सारी जो हैं वो सामने आएँ। और फिर एक और बात नासिर साहब छोटे से कमेंट करके फिर मैं चलते हैं हम। इफ्तिखार चौधरी साहब के ज़माने में एक केस हुआ था ना, वो मिर्ज़ा असलम बेग वाला, उसमें हाँ। भी रिकॉर्ड नहीं गायब हुए थे, सुप्रीम कोर्ट ने बताया गया था। असगर खान केस, IGI और फिर वो सारा कुछ जो है। बहरहाल वो तो नासिर साहब इस मुल्क के अंदर जजों के फ़ोन भी टैप होते रहे हैं, जजेस की जासूसी की भी होती रही है, और पता नहीं क्या कुछ होता रहा है यार। रिसेंट पास में देखे ना, एक जज ट्रायल पे रहा जो एक जज साहब, एक नहीं, फिर मतलब जो भी बलोचिस्तान से ताल्लुक़ होता है, इफ्तिखार चौधरी साहब हो उनका भी ट्रायल होता है, जो काजी फैज़ हो उनका भी ट्रायल होता है, मतलब छोड़ आप कहते हैं बेंच में बिठाए। अच्छा, बहरहाल जो मुझे बात कर रहा था वो आपने वो कर दी। तो हर चीज़ एक माजी के पर्सपेक्टिव से हम देख के चलते हैं, और अगर जजेस के फ़ैसलों के हवाले से बिल्कुल जजेस के ये फ़ैसले मौजूद हैं और ये फैक्ट्स हैं, ये कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, दूसरी बात जो सी है वो फिर बतौर इदारा भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का भी एक माजी है। अब उस माजी के ऊपर मैं तो कुछ नहीं कहता, लेकिन उसमें एक मिसाल बाबर अवान साहब ने 63A के केस के अंदर दी थी कि ज़फ़र अली शाह केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक डिक्टेटर को तरमीम का भी इख्तियार दिया था। क्रिमिनल जुडिशल सिस्टम, सेपरेशन ऑफ पावर्स, ये बड़ी बड़ी बातें हैं। बहरहाल जी, शाराय दसूर से अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।